मार्जिन पर असर, लेकिन ब्रोकरेज को 50% बढ़त की उम्मीद। जुबिलेंट फार्मोवा पर तेजी का दांव क्यों लगाया जा रहा है? ये स्मॉल कैप कंपनी मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विस जैसे कई बिजनेस में शामिल है। कमजोर मार्जिन के बावजूद ब्रोकरेज फर्म द्वारा इसमें तेजी की संभावना जताए जाने के बाद इसके शेयरों पर सबकी नजर है। 13,771 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड के शेयर लगभग 864 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे, जो इसके 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1185 रुपये प्रति शेयर से 27% कम है। ये 35.5 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 33.2 है। ब्रोकरेज की राय सिस्टमैटिक्स के अनुसार जुबिलेंट फार्मोवा को 1,327 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी गई है। इसका मतलब है कि 864 रुपये के मौजूदा भाव पर इसमें लगभग 53% की बढ़त की गुंजाइश है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही H2 FY27 में मॉन्ट्रियल में कामकाज के स्थिर होने पर मार्जिन में सुधार होगा। Q1 के नतीजे, रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद मार्जिन में भारी गिरावट। जुबिलेंट फार्मोवा ने Q1 FY27 के निराशाजनक नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 17.3% बढ़कर 2,229.4 करोड़ रुपए हो गया, जिससे पता चलता है कि मुख्य कारोबार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और रेवेन्यू में मजबूत तेजी बनी हुई थी। हालांकि मुनाफे पर असर पड़ा, जिससे मुनाफे में कमी आई। EBITDA सालाना आधार पर 14.4% घटकर 248 करोड़ रुपए रह गया, जबकि EBITDA मार्जिन पिछले साल के 15.2% से घटकर 11.1% हो गया। मुनाफा सालाना आधार पर 45% गिरकर 56.4 करोड़ रुपए हो गया। मुख्य समस्या ग्रॉस मार्जिन में 250 की गिरावट है। मॉन्ट्रियल में आए रुकावट मार्जिन पर दबाव की मुख्य वजह थी। मॉन्ट्रियल फैसिलिटी में समस्याओं के कारण मार्जिन पर असर पड़ा, जिससे ज्यादा मार्जिन वाले रेडियोफार्मास्यूटिकल्स प्रभावित हुए। एलर्जी इम्यूनोथेरेपी सेगमेंट में बनने वाले प्रोडक्ट्स की मात्रा में कमी, साथ ही सुधार की लागत और थर्ड पार्टी सप्लाई बंद होने से मुनाफे पर दबाव और बढ़ गया। इसका असर काफी गंभीर था और रेडियोफार्मा, स्टेराइल CMO और एलर्जी इम्यूनोथेरेपी सेगमेंट के मार्जिन में क्रमशः 900 बिट प्रति सेकंड, 800 bps और 400 bps की गिरावट आई। सिस्टमैटिक्स के अनुमान के मुताबिक मॉन्ट्रियल में आए रुकावट का EBITDA पर लगभग 80 रुपये से 100 करोड़ का असर पड़ा। ब्रोकरेज को अभी भी आगे रिकवरी की उम्मीद क्यों है? ब्रोकरेज के नजरिए का मुख्य आधार यह है कि Q1 में दिखी कमजोरी असल में बिजनेस की कोई बुनियादी संरचनात्मक समस्या नहीं, बल्कि एक अस्थायी दिक्कत है। असल में मॉन्ट्रियल में सफल मीडिया फिल्म वैलिडेशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है। Q2 में रेडियोफार्मास्यूटिकल सप्लाई में कुछ सुधार होगा और Q3 FY27 तक पूरी तरह रिकवरी की उम्मीद है। साथ ही मैनेजमेंट को उम्मीद है कि एलर्जी इम्यूनोथेरेपी बिजनेस भी रफ्तार पकड़ेगा और मॉन्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग फिर से शुरू होने की वजह से H2 FY27 में EBITDA मार्जिन सामान्य हो जाएंगे। CDMO के विस्तार से रिकवरी की कहानी में एक और नया पहलू जुड़ रहा है। मॉन्ट्रियल में हो रही रिकवरी के अलावा सिस्टमैटिक्स को जुबिलेंट फार्मोवा के CDMO ऑपरेशंस के जरिए CDMO में और ग्रोथ की उम्मीद है। कंपनी ने स्पोकैन में लाइन 4 का मैकेनिकल काम पूरा कर लिया है, जिससे FY27 की चौथी तिमाही Q4 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। स्पोकेन की नई लाइनें कंपनी को अपने स्मॉल मॉलिक्यूल CDMO ऑपरेशन को स्पेशलाइज्ड CDMO ऑपरेशंस में बदलने में भी मदद कर रही है, जिसमें इनोवेटर्स के लिए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिक फॉर्मुलेशन शामिल है। रिपोर्ट में स्पोकेन लाइन 3 और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम को CDMO ग्रोथ का मुख्य कारण बताया गया है। जुबिलेंट फार्मोवा का Q1 का कमजोर प्रदर्शन इस बात का साफ संकेत है कि कामकाज में रुकावटों, खासकर मॉन्ट्रियल में हुई रुकावटों, का असर पड़ा है, न कि बिजनेस के माहौल में आए आम सुस्ती का। उत्पादन फिर से शुरू हो गया है, मार्जिन के स्थिर होने की उम्मीद है और कंपनी ने अपनी CDMO पहल जारी रखी है। इन बातों से पता चलता है कि आगे चलकर कमाई बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है।